गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 10वीं क्लास में लेसन 5 जिसका नाम है दैनिक जीवन में रसायन। दैनिक जीवन में रसायन का मतलब है कि हमारे दैनिक जीवन में जितने भी रसायन होते हैं वो हमारे क्या काम आते हैं, किस प्रकार से किन किन पदार्थों में उपस्थित होते हैं, उन वस्तुओं के बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी होते हैं रसायन, किस प्रकार से इनसे बने जो पदार्थ होते हैं वो हमारे लिए उपयोगी होते हैं, इस सब का अध्ययन हम इस लेसन के अंदर करेंगे। सबसे पहले विज्ञान में आपने पढ़ रखा है पहले भी क्लासों में, उन्हीं का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे इसमें एसिड का, जिसे हम बोलते हैं अम्ल। और आप सभी जानते हैं अम्ल जो होते हैं ये स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल जो होता है इसका जो एसिड शब्द है ये इंग्लिश में होता है, इंग्लिश शब्द है अंग्रेजी भाषा का। और जो ये एसिड शब्द होता है ये लैटिन भाषा के एसिडस शब्द से बना होता है। अम्ल जो होता है ये, इसको जो इंग्लिश में बोलते हैं एसिड बोलते हैं। जो एसिड होता है ये लैटिन भाषा के एसिडस शब्द से बना होता है। इस एसिडस शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है खट्टा, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, अम्ल या एसिड कहते हैं। खट्टे से लिया गया है क्योंकि इन पदार्थों का जो स्वाद होता है वो क्या होता है, खट्टा होता है। आगे देखिएगा कि अम्ल की अगर परिभाषा दे तो आप देंगे कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, जलीय विलयन का मतलब हुआ कि उस पदार्थ को जल में घोलेंगे, तो जल में घोलने पर यानी उसका जलीय विलयन बनाने पर, जलीय विलयन में H प्लस आयन, हाइड्रोजन आयन दे तथा स्वाद में क्या हो, खट्टे हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या दे, H पॉजिटिव आयन दे तथा स्वाद में खट्टे हों, उन्हें हम क्या कह देते हैं, अम्ल कह देते हैं। जैसे कि देखिएगा मैं बात करता हूँ HCl की। HCl को जब हम जल में घोलेंगे तो ये H प्लस Cl नेगेटिव में टूट जाता है। H प्लस Cl नेगेटिव में, H प्लस दिया इसने। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो और भी होते हैं जैसे कि H2SO4 है, H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव, यानी इसने भी क्या दिया, H पॉजिटिव। इसी प्रकार और देखते हैं HNO3 है, H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव, तो इसने भी क्या दिया, H पॉजिटिव। तो ये जो H पॉजिटिव आयन जो देते हैं, हाइड्रोजन आयन जो देते हैं, वे सभी पदार्थ क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। समझ में आ गया, क्लियर है। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन दे उन्हें हम क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। ठीक है, अब हम कुछ पदार्थों की बात करते हैं कि ये जो अम्ल होते हैं हमारे किस किस भोज्य पदार्थों में या किन पदार्थों के अंदर उपस्थित होते हैं। तो जैसे कि जो सिरका होता है, ये आपको याद भी रखने हैं, बोर्ड एग्जाम में आएंगे। कौन से किसी भी एक पदार्थ का नाम दे देंगे, कह देंगे इसमें कौन सा अम्ल होता है, या अम्ल का नाम दे देंगे, पूछेंगे आपको कि किस पदार्थ के अंदर ये होता है। तो जो सिरका होता है इसमें एसिटिक अम्ल होता है। इसी प्रकार जो इमली होती है, इमली के अंदर, इमली भी खट्टी होती है, इमली खट्टी इसीलिए होती है क्योंकि उसमें टार्ट्रिक अम्ल होता है, टार्ट्रिक अम्ल होता है। जो संतरा होता है वो भी खट्टा होता है, संतरे के अंदर एस्कोर्बिक अम्ल होता है। जो चींटी का डंक होता है, चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। जब चींटी हमें काटती है, लाल चींटी, तो जहाँ पे वो काटती है उस जगह के ऊपर हमारे जलन होती है। वो जलन किसके कारण होती है, अम्ल के कारण होती है। उसके डंक मारने से, उसके द्वारा डंक जो होता है वो हमारे शरीर में जैसे ही जाता है तो उसके साथ ही फार्मिक अम्ल भी हमारे शरीर के टच हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पे जलन होना प्रारंभ हो जाता है। जठर जो रस होता है,
जठर रस जो होता है ये आमाशय में होता है, आमाशय के अंदर जठर रस पाया जाता है हमारे पाचन तंत्र में। तो जठर रस जो होता है इसमें HCl अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? HCl अम्ल होता है। इसके बाद में अगर बात, ये इतना आप याद रख लेना, वैसे दूध के अंदर लैक्टिक अम्ल भी होता है। ये हमने कुछ पदार्थों की बात की जिनमें कुछ अम्ल दिए हुए हैं, ये आपको याद रखने हैं। सिरके में एसिटिक अम्ल, इमली में टार्ट्रिक, संतरे में एस्कॉर्बिक, चींटी के नक में फार्मिक और जठर रस में HCl को हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं क्षार की। इसमें पहले हम बात करते हैं कि जो अम्ल होता है ये कितने प्रकार का होता है। अम्ल के प्रकार, अम्ल दो प्रकार का होता है। एक तो हम बोलेंगे प्रबल अम्ल और एक हम बोल देंगे दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल वो होगा जो जलीय विलयन के अंदर पूर्णतया टूट जाएगा, पूर्णतया वियोजित हो जाएगा और H पॉजिटिव आयन देगा। जैसे कि मान लीजिए HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, ये क्या है? प्रबल अम्ल है। दुर्बल अम्ल जो होते हैं ये पूर्णतया वियोजित नहीं होते पानी में, जलीय विलयन में पूर्णतया वियोजित नहीं होते। H पॉजिटिव तो देते हैं पर पूर्णतया वियोजित नहीं हो पाते, कुछ मात्रा में रह जाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे कि CH3COOH है, दुर्बल अम्ल है। इसके अलावा H2CO3 है, ये भी दुर्बल अम्ल है। तो ये दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल। आगे देखिएगा क्षार के बारे में, ये परिभाषा वैसे आर्रेनियस ने दी थी, आर्रेनियस नामक वैज्ञानिक ने। आगे हम पढ़ेंगे इसको। आगे हम बात करते हैं क्षार की। क्षार जो होते हैं ये आपको पता है स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। लेकिन आर्रेनियस के अनुसार इनकी परिभाषा देंगे कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH नेगेटिव, OH नेगेटिव को बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल आयन जो देते हैं, OH आयन देते हैं, उन्हें हम क्या कह देते हैं? क्षार कहते हैं। उन्हें क्षार कहते हैं। जिन पदार्थों में क्षार होता है उन पदार्थों को क्षारक कह देते हैं। क्षार और क्षारक में बस इतना ही फर्क होता है। क्षार और क्षारक, जिन पदार्थों में क्षार होता है उन पदार्थों को हम क्षारक कह देते हैं। क्षार जो होता है ये OH नेगेटिव आयन देता है। जिस प्रकार से देखिएगा NaOH है, Na++OH नेगेटिव, तो इसने क्या दिया? OH नेगेटिव। इसी प्रकार KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, K है प्लस में OH नेगेटिव, यानी इसने भी क्या दिया? OH नेगेटिव, यानी ये क्या है? क्षार है। हम इसके द्वारा अम्ल व क्षार की आसानी से पहचान कर सकते हैं कि अम्ल जो होता है वो H पॉजिटिव आयन देता है पानी में, और जो क्षार होता है वो पानी के अंदर जलीय विलयन में OH नेगेटिव आयन देता है। इसी प्रकार ये भी क्या होते हैं? प्रबल क्षार व दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार, ये दोनों प्रबल क्षार हैं जो पूर्णतया वियोजित हो जाते हैं पानी के अंदर और क्या देते हैं? OH नेगेटिव देते हैं। दुर्बल क्षार की बात करें तो NH4OH है, MgOH की होल ट्वाइस है, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम भी बोलते हैं। आगे बात करेंगे इसके बाद में। तो ये हमने इसके आधार पर पढ़े दुर्बल और प्रबल क्षार। आगे बढ़ते हैं इसी लेसन में। आगे हम बात करते हैं लवण की। लवण क्या होते हैं? तो आप ये बताएंगे कि जब हम अम्ल और क्षार की आपस में क्रिया करवा दें, अम्ल व क्षार की क्रिया से, तो आप कहेंगे कि लवण व क्या बनता है? जल बनता है। अम्ल व क्षार की जो क्रिया होती है, इस अम्ल व क्षारीय क्रिया से क्या बनता है? लवण व जल बनता है। इस क्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कह देते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया या रिएक्शन बोल देता हूँ। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल व क्षार की क्रिया से क्या होता है?
लवण और जल का निर्माण होता है, इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कह देते हैं। जैसे कि देखिएगा, हमने HCl लिया जो कि ये क्या है, अम्ल है, क्योंकि ये H पॉजिटिव आयन देगा। इसी प्रकार हमने एक NaOH लिया जो कि क्षार है, क्योंकि ये क्या देगा, OH नेगेटिव देगा। ये क्या है, क्षार है। इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहेंगे, इसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहेंगे। जब इससे क्रिया होगी तो क्या बनेगा, NaCl। Na जो है Cl के साथ जुड़ जाएगा और ये क्या बना लेंगे, H2O। H2O को क्या बोलते हैं, जल, और NaCl को क्या बोलते हैं, सामान्य भाषा में नमक बोल देते हैं। सफेद नमक जो होता है वो NaCl होता है। सोडियम क्लोराइड बोल देते हैं इसको, सोडियम क्लोराइड। तो ये जो बना है ये क्या है, लवण है। तो लवणों का निर्माण कैसे होता है, अम्ल और क्षार की क्रिया से लवण व जल का निर्माण होता है, जिसे हम कौन सी अभिक्रिया कह देते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कह देते हैं। लवण जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक तो पहला है उदासीन लवण। कौन सा लवण, उदासीन लवण। उदासीन लवण क्या होते हैं। दूसरा है अम्लीय लवण। तीसरी हम बात करेंगे क्षारीय लवण। होते क्या है कि उदासीन लवण वे लवण होते हैं जिनमें क्रिया जो करवाई जाती है वो परबल अम्ल की परबल क्षार के साथ करवाई जाती है। जब हम परबल अम्ल परबल क्षार की क्रिया करवाएंगे तो जो लवण बनेगा वो कैसा होगा, उदासीन। ये परबल अम्ल है, परबल क्षार है, इससे जो ये लवण बना है वो कौन सा लवण है, उदासीन लवण है। आगे बढ़ते हैं। अम्लीय लवण की बात करें तो जो अम्ल होगा वो तो प्रबल होगा, पर जो क्षार होगा वो कैसा होगा, दुर्बल होगा। यानी दुर्बल क्षार की क्रिया प्रबल अम्ल के साथ करवाएंगे तो जो लवण बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, अम्लीय लवण कहेंगे। जैसे कि देखिएगा कि हम क्रिया करवाते हैं HCl की। HCl क्या है, प्रबल अम्ल है। HCl की क्रिया हम करवाते हैं NH4OH के साथ में। NH4OH क्या है, क्षार है, दुर्बल क्षार है। मैंने आपको लिखाया भी था उदाहरण अभी इससे पहले। NH4OH इसके साथ क्रिया कराएंगे तो बनेगा NH4Cl + H2। NH4Cl + H2। तो ये जो लवण बना है ये कैसा लवण है, तो आप बताएंगे अम्लीय लवण है। मतलब जो प्रबल होगा उसी का लवण होगा। क्षारीय लवण की बात करें तो इसमें आपको पता चल गया होगा कि क्षार क्या होगा, प्रबल होगा। यानी कि इसमें जो अम्ल जो होगा वो दुर्बल होगा और जो क्षार होगा वो क्या होगा, प्रबल होगा। इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूं मैं, एक बार यहाँ पे लिख देता हूं। क्षारीय लवण की बात कर रहे थे हम, तो मैंने आपको बताया कि जो लवण जो अम्ल होगा वो तो कैसा होगा, दुर्बल होगा, और जो क्षार होगा वो कैसा होगा, प्रबल होगा, प्रबल क्षार। देखिएगा दुर्बल अम्ल लेते हैं CH3COOH, कैसा है, दुर्बल अम्ल है। इसकी क्रिया किसके साथ करवाते हैं, क्षार के साथ में NaOH। NaOH क्या है, प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल से इसकी क्रिया करवाएंगे, क्या बनेगा, CH3COO Na+ में क्या बनेगा, H2O। ये जो बना ये क्या है, क्षारीय लवण का निर्माण हुआ है। तो ये हमने पढ़े लवण के बारे में थोड़ा बहुत। लवण के प्रकार हो गए, लवण की परिभाषा हो गई, अम्ल व क्षारीय क्रिया से क्या बनेंगे, लवण व जल का निर्माण होगा, जिसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कह देते हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें। इसके बाद में हम अब पढ़ेंगे एक छोटे से टॉपिक के बारे में जिसका नाम है क्रिस्टलन जल, क्योंकि ये लवण से संबंधित है। क्या बोला मैंने, क्रिस्टलन जल। क्रिस्टलन जल क्या होता है कि लवण जो होता है इसके इकाई सूत्र को लिखने में जल के, लवण के इकाई सूत्र को लिखने में जल के अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या जुड़ी होती है। लवण के इकाई सूत्र को लिखने में जल के अणुओं की जो निश्चित संख्या
जुड़ी होती है उन्हें ही हम क्या कह देते हैं, क्रिस्टलन जल कह देते हैं। उदाहरण द्वारा समझिएगा इसको। हमने लिखा Na2CO3.H2, इसको हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। एक प्रकार का लवण है, और जो लवण है इसका जो इकाई सूत्र लिख रहे हैं हम, ये क्या है, इसका इकाई सूत्र। इकाई सूत्र लिखा हमने। इस इकाई सूत्र के अंदर जो जल के अणुओं की संख्या है, जल के अणुओं की संख्या कितनी है, 10 है। ठीक है, निश्चित होती है, 10 है तो 10 ही है। 10 जो निश्चित संख्या इसकी जल की जुड़ी हुई है, इसे ही हम क्या कह देते हैं, क्रिस्टलन जल कहते हैं। लवण के साथ में जो जल होता है, जो जल जितना जुड़ा होता है, उसी को हम क्या कह देते हैं, क्रिस्टलन जल कह देते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे हम लेते हैं फिटकरी का। फिटकरी का सूत्र इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखना। फिटकरी का सूत्र जो होता है ये कंपटीशन एग्जाम में भी आता है, बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है 1 नंबर में। फिटकरी जो होती है इसका सूत्र पूछा जाता है, तो फिटकरी का सूत्र आप बताएंगे K2SO4.Al2SO4 की होल थ्राइस .24H2O। थोड़ा सा लंबा है इसीलिए पूछा जाता है। K2SO4.Al2SO4 की होल थ्राइस बोलते हैं इसको, होल बोलते हैं कोष्टक को, .24H2O। तो ये 24H2O जो है, ये 24H2O क्या है, क्रिस्टलन जल है, क्योंकि फिटकरी एक प्रकार का क्या है, लवण है जो पानी को शुद्ध करने के काम में आता है। तो ये हमने पढ़ा क्रिस्टलन जल। आप समझ गए होंगे क्या होता है। 1 नंबर में 2 नंबर में परिभाषा आ जाती है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि जो अम्ल व क्षार है इनकी परिभाषाओं के बारे में। हमने वैसे तो परिभाषा पढ़ ली है इसकी। आर्हेनियस के अनुसार 3 वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अलग अलग रूप से अपनी परिभाषा दी है। उन परिभाषाओं को एक बार फिर से देखिएगा। सबसे पहले वैज्ञानिक का नाम है आर्हेनियस, संकल्प। इसके बाद में हम बात करेंगे ब्रांस्टेड-लोरी की संकल्पना। ब्रांस्टेड-लोरी 2 अलग अलग वैज्ञानिक है, ध्यान रखना। ब्रांस्टेड अलग वैज्ञानिक का नाम है, लोरी अलग वैज्ञानिक का नाम है, 2 वैज्ञानिक हैं। ब्रांस्टेड-लोरी संकल्पना। और इसके बाद में तीसरी हम पढ़ेंगे लुईस संकल्पना। 3 संकल्पनाएं, तीनों संकल्पनाओं में से प्रश्न आता है, इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखना। तीनों ही संकल्पनाएं हर बार, मतलब ज्यादातर जो एग्जाम होता है बोर्ड एग्जाम, उसमें पूछी जाती है कि ब्रांस्टेड-लोरी संकल्पना को समझाइए। लुईस संकल्पना जो होती है इसके अंदर ज्यादातर उदाहरण आते हैं कि इसके अंदर आगे हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि लुईस अम्ल और लुईस क्षार के उदाहरण पूछे जाते हैं। कौन सा लुईस अम्ल होता है, कौन सा लुईस क्षार होता है, उसको थोड़ा सा देखना है। आर्हेनियस और ब्रांस्टेड-लोरी की पूरी संकल्पना पूछी जाती है। आर्हेनियस के अनुसार तो मैंने आपको, शुरुआत करते हैं। आर्हेनियस के अनुसार तो मैंने आपको बता दिया है कि इन्होंने ऐसा कहा कि जो जलीय विलयन में H पॉजिटिव देगा वो अम्ल होगा, और जो OH नेगेटिव देगा वो क्या होगा, क्षार होगा। ठीक है, H पॉजिटिव देगा वो अम्ल, OH नेगेटिव देगा वो क्षार। जैसे हमने उदाहरण की बात की थी, HCl है, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव बनाता है, यानी इसने क्या बनाया, H पॉजिटिव बनाया तो ये अम्ल है। NaOH है तो Na प्लस OH नेगेटिव बनता है, तो OH नेगेटिव बनाया यानी ये क्या है, क्षार है। हम आगे बात करते हैं H2SO4, H प्लस प्लस HSO4 नेगेटिव, यानी कि इसने H प्लस दिया तो क्या है, अम्ल है। आगे बात करते हैं KOH की, तो K प्लस OH नेगेटिव, यानी कि OH नेगेटिव दिया, ये क्या है, क्षार है। ठीक है, ब्रांस्टेड-लोरी की बात करते हैं। ये हुई आर्हेनियस संकल्पना। ठीक है, ब्रांस्टेड-लोरी क्या कहते हैं? ब्रांस्टेड-लोरी ये कहते हैं कि जो प्रोटॉन दाता है, वो तो है अम्ल, प्रोटॉन यानी H पॉजिटिव ही। ठीक है, जो प्रोटॉन को दे रहा है वो क्या है, अम्ल है।
H पॉजिटिव जो दे रहा है वो अम्ल है। फिर इसने कहा कि जो प्रोटोन को ग्रहण कर लेगा, यानी जो इस प्रोटोन को ले लेगा, ग्रहण कर लेगा, जो ग्राही होगा, उसे इसने क्या नाम दिया? क्षार नाम दिया। ठीक है, इसने संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार के बारे में भी बताया, वो मैं भी आपको बताऊंगा। अब उदाहरण द्वारा इसको समझते हैं। देखिएगा कि अगर कोई पदार्थ A है और इसके साथ में प्रोटोन जुड़ा हुआ है H, और एक पदार्थ B है, इन दोनों की क्रिया करवाते हैं। इसके पास H यानी ये प्रोटोन नहीं है, इसके पास प्रोटोन है। अब क्रिया करवाते ही क्या हुआ, इसका जो प्रोटोन है वो इसके पास चला गया, यानी कि A क्या रह गया? अकेला रह गया, और B के पास क्या आ गया? H आ गया। समझ में आ गया? तो A जो है, यानी कि इसने तो क्या किया है? H को दिया है, यानी ये क्या है? दाता है। और अगर ये दाता है तो ये क्या है? अम्ल है। दाता क्या है? अम्ल है। B ने इसको लिया है, यानी कि B क्या है? ग्राही है, और B ग्राही है तो ये क्या है? क्षार है। इजी है, समझ में आ गया होगा। अब इसने ये कहा कि जो दाता है, जो अम्ल है, ये वाला, इसका जो विपरीत है, मतलब इसका जो उत्पाद बना है, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा, इसके ऊपर प्लस होता है, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा संयुग्मी, यानी इसके युग्म का क्षार हो गया। ये क्या हो गया? क्योंकि A अम्ल है तो इधर जाएगा तो ये संयुग्मी क्षार हो जाएगा, और जो ग्राही जो क्षार था ये क्या हो जाएगा? अब संयुग्मी अम्ल हो जाएगा। बात समझ में आई? इस प्रकार से इसने संयुग्मी अम्ल संयुग्मी क्षार को बताया। इसको उदाहरण द्वारा समझते हैं। देखिएगा, हम उदाहरण लेते हैं कि H2O प्लस NH3, H2O प्लस NH3, इससे मैंने क्या बनाया कि NH4 प्लस प्लस OH नेगेटिव। ठीक है, सीधे लिख देते हैं, चलो आपकी समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे मैं लिख दूँ NH3, और इससे मैंने क्रिया करवा दी, तो मैंने बनाया NH4 प्लस प्लस OH नेगेटिव। H2O के पास देखिएगा H कितने हैं? 2 है। H कितने हैं? 2 है। H2O से बना क्या है? OH बना है। H2O से क्या बना है? OH। तो H यहाँ पे कितने हैं? 2 हैं। यहाँ पे कितने हो गए? 1 हो गए। यानी कि इसने 2 में से 1 क्या कर दिया? त्याग दिया या दे दिया। तो इसने 1 दे दिया, तो 1 देने वाला क्या है? अम्ल है। यानी कि यहाँ पे H2O क्या है? अम्ल है। ठीक है, NH3 के पास देखिएगा H कितने हैं? 3 हैं। NH4 इससे बना है, NH4 के पास कितने हैं? 4 हैं। यानी इसके 3 से 4 कैसे हो गए? क्योंकि इसने 1 ले लिया, इसलिए क्या हो गए? 4 हो गए। तो ये लेने वाला है, लेने वाला क्या है? क्षार। समझ में आ गया होगा। अब ये अम्ल है तो इससे जो बनने वाला है वो क्या कहलाएगा? संयुग्मी क्षार, उल्टा कहलाएगा। और ये क्षार है तो इससे बनने वाला ये क्या कहलाएगा? संयुग्मी अम्ल। बात समझ में आई? ठीक है, एक और उदाहरण लेते हैं। HCl प्लस H2, HCl प्लस H2, HCl प्लस H2, HCl प्लस H2O जो है इससे बनेगा Cl नेगेटिव H3O पॉजिटिव। HCl जो है इसके पास देखिएगा H है, एक ही है, और इससे क्या बना? Cl नेगेटिव बना। Cl नेगेटिव बना तो Cl नेगेटिव के पास में H नहीं है। H नहीं है यानी कि H इसने दे दिया, और देने वाला कौन होता है? दाता अम्ल होता है। अब यहाँ पे H2O कितने हैं? 2 हैं। यहाँ पे H3O में कितने हो गए? 3 हो गए। यानी H2O ने क्या कर लिया? इस वाला प्रोटोन ग्रहण कर लिया, तो ये क्या हो गया? क्षार हो गया। H2O क्या हो गया? क्षार हो गया। अब H2O अगर क्षार हो गया और ये अगर अम्ल हो गया तो वो आप लिख सकते हैं HCl से क्या बना है? Cl बना है, ये अम्ल है तो ये क्या हो गया? संयुग्मी क्षार हो गया।
और ये अगर क्षार है H2O तो ये क्या हो गया, संयुग्मी अम्ल हो गया। तो ये हमने किसकी बात की, ब्रांस्टेड लोरी की संकल्पना की। दोनों वैज्ञानिकों ने बताया कि प्रोटॉन दाता जो होता है वो अम्ल होता है, प्रोटॉन ग्राही जो होता है वो क्षार होता है। आगे बढ़ते हैं लुईस संकल्पना की ओर। इसको मैं मिटा देता हूं थोड़ा इधर से, देखिएगा। लुईस संकल्पना, लुईस नामक जो वैज्ञानिक है ये कहता है कि जो प्रोटॉन हो, जो इलेक्ट्रॉन युग्म जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म, सबसे पहले आप ये समझिए इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म ये होते हैं कि किसी तत्व के पास में जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं तो वो उसके पास एक्स्ट्रा पड़े रहते हैं, एक्स्ट्रा, तो उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन जो होता है इसके पास, युग्म का मतलब जोड़ा होता है, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, यानी कितने इलेक्ट्रॉन युग्म हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन युग्म हो गए। तो इसके पास ये क्या है, एक्स्ट्रा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यानी इलेक्ट्रॉन जिसके पास ज्यादा होंगे उसके पास क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन युग्म मिलेगा। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, बहुत मतलब कि कम है, तो उसके पास क्या होंगे, नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं होंगे। तो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन युग्म जो होता है इसका जो ग्राही होता है वो क्या होता है, अम्ल होता है। इलेक्ट्रॉन ग्राही जो होता है युग्म वो क्या होता है, अम्ल होता है। और इलेक्ट्रॉन युग्म जो दाता होता है वो क्या होता है, क्षार होता है। एक बात यहाँ पे आप इस प्रकार से याद रखना कि इन दोनों ने जो दाता है H पॉजिटिव देने वाले को, दाता को इसने क्या बताया, अम्ल बताया है, लेकिन लुईस ने ग्रहण करने वाले को क्या बताया है, अम्ल बताया है, और देने वाले को, दाता को क्या बताया है, क्षार बताया है। देखिएगा कि हम बात करते हैं BF3, थोड़ा इधर लिख देता हूं मैं, BF3 प्लस में इसकी क्रिया करवाते हैं NH3 के साथ, NH3 के साथ। N जो होता है नाइट्रोजन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, अब इसमें एक चीज आसानी से याद रखना कि इलेक्ट्रॉन युग्म जिसके पास होगा वही देगा, जिसके पास है ही नहीं वो कहां से दे देगा। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म है तो वही देगा, तो जो देने वाला है वो क्या है, क्षार है। तो आप बता सकते हैं यहीं पर कि ये क्या है, क्षार है, और ये क्या हो गया, अम्ल हो गया। समझ में आया, इलेक्ट्रॉन युग्म जिसके पास होगा वही तो देने वाला होगा, तो इसके पास है ही नहीं तो ये तो अम्ल हो गया क्योंकि ये ग्रहण करेगा बाद में इससे, और ये देने वाला हो गया क्योंकि इसके पास है इलेक्ट्रॉन युग्म, तो इसलिए क्षार हो गया। अब ये क्रिया करवाएंगे तो बनेगा कि BF3 और इसकी तरफ तीर का निशान होगा NH3, यानी कि NH3 इसको क्या दे रहा है, इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है। ये जो बीच में बंध होता है इस बंध को बोलते हैं उपसह संयोजक बंध, उपसह संयोजक बंध। तो ये हमने बात की लुईस से संकल्पना की। लुईस संकल्पना कहती है कि इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाला जो होता है वो अम्ल होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता जो होता है वो क्षार होता है। अब सुनिएगा कि हम बात करते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म जो है वो जिसके पास होंगे, वो जिसके पास होंगे उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। तो इसने कहा कि वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाले होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं, उन्हें इसने कहा लुईस अम्ल। क्या नाम दिया, लुईस अम्ल। लुईस अम्ल किसे कहते हैं तो आप बताएंगे, वे पदार्थ जिनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कह देते हैं, लुईस अम्ल कह देते हैं। लुईस अम्ल की अगर हम बात करेंगे तो लुईस अम्ल के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, और एग्जाम्पल के रूप में आप BF3 बताएंगे, AlCl3 बताएंगे, Mg+2 बताएंगे, ये आप बताएंगे लुईस अम्ल के उदाहरण। प्रश्न सीधे आता है बोर्ड एग्जाम में कि लुईस अम्ल का उदाहरण लिखिए, तो लुईस अम्ल का उदाहरण आप इसमें से कोई भी लिख सकते हैं। सभी लुईस क्षार बोलते हैं इसको, अधिकता वालों को क्या बोलते हैं, लुईस क्षार। गलती हो गई है, ध्यान रखना, दोबारा बोल रहा हूं मैं। लुईस इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले अम्ल होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, मतलब बहुत कम होते हैं। वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाले होते हैं उन्हें लुईस क्षार कहते हैं। ये लुईस अम्ल के बारे में बता दिया मैंने। इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाले क्या होंगे, क्षार होंगे, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाले क्षार होंगे। तो
तो इसका उदाहरण हो जाएगा NH3, क्योंकि NH3 के पास इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। H2O में ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। इसके अलावा हम OH नेगेटिव की बात कर सकते हैं, इसमें भी O के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। अब हम बात करें कि वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन की कमी वाले होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी, उसे इसने क्या नाम दिया, लुईस अमल नाम दिया। और लुईस अमल जो होते हैं ये मैंने अभी आपको बताया, जैसे कि एग्जांपल है BF3 AlCl3 Mg+2। तो ये हमने बात की लुईस संकल्पना की। सीधे प्रश्न आएगा, एग्जांपल पूछेगा, लुईस क्षार के एग्जांपल बताइए, लुईस अमल के एग्जांपल बताइए।